नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मौत का कुआं, जिसको हम लोग डेथ वेल बोलते हैं। ओके, आपने देखा होगा मेले में वो एक मौत का कुआं होता है जहाँ पर बाइकर बाइक को घुमाता है उस कुएं में। ठीक है, बहुत मज़ा भी आता है आपको देख के, मुझे भी आता है, मैं भी जाता हूँ कभी कभी, बट मुझे डर भी बहुत लगता है। कभी कभी टिकट का पैसे देकर भी मैं नहीं जाता हूँ देखने, बहुत डर लगता है। ठीक, कोई बात नहीं, आप लोग तो देखते हो ना, एंजॉय करो। मुझे बहुत डर लगता है भाई, क्या करूँ, डर लगता है तो लगता है। ठीक, बुढ़ा हो गया हूँ, क्या करूँ सर बोलो सर आप भी बुढ़े हो गए हो, डरते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर सो एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। अब जो यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो पहला एप्लीकेशन है मौत का कुआं है। ठीक है, मौत का कुआं है। अब एक बाइकर है, ठीक, वो उस कुएं में से घूम रहा है, यहाँ पर आ गया। ठीक, उस बाइकर का अपना कुछ मास होगा, सपोज उसका मास m है, और जो उस कुएं का जो डायमीटर है वो d है, तो रेडियस r है। सपोज आई एम टेकिंग रेडियस r, वो ऐसे घूम रहा है अंदर। ठीक, जब हम लोग यहाँ ऊपर से चढ़ जाते हैं, यहाँ से देखते हैं तो डर लगता है बेचारा गिर ना जाए, लेकिन वो गिरता नहीं, उसको प्रैक्टिस है। ठीक है, प्रैक्टिस क्या है, वो क्या क्या वहाँ पर फोर्स एक्ट हो रहा है सब उस पर डिपेंड करता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इस डेथ वेल में, डेथ वेल, मौत का कुआं, मौत का कुआं। ठीक है, सो देखो क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उस राइडर के ऊपर, उस बाइकर के ऊपर, क्या क्या फोर्स एक्ट हो रहे हैं। आप देखेंगे कि देखो ये बाइकर यहाँ पर है, वॉल को ही टच है ना, सब जगह वो वॉल को टच है, उसके टायर जो है वॉल को टच होकर मूव हो रहा है। सो देखो ये जो वॉल है इट इज़ प्रोवाइडिंग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसको बोलते हैं। कहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कभी कहाँ पे होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो बाइकर यहाँ पे आएगा तो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस, ऐसा टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, नॉर्मल, मैं ऐसे खड़ा हूँ तो नॉर्मल रिएक्शन मेरे सर पे ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसा। ठीक है, सो ये सरफेस है, बाइकर यहाँ पे है, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू दिस वॉल। ठीक है, कुएं के वॉल पे। दूसरी चीज़, ये जो बाइकर घूम रहा है, ठीक है, इसका अपना खुद का मास है, तो इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट होगी, तो इसका जो वेट होगा जो कि एक फोर्स की तरह एक्ट होगा mg, इट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड। ठीक है, ठीक है, वो जो घूम रहा है वॉल इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। क्या प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, दिस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है एक्चुअली ये प्रोवाइडेड बाय वॉल, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय वॉल। ठीक है, ये क्या जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो क्या बन जाता है या क्या प्रोवाइड कर देता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द वॉल, ये आपको बाइकर को दे देगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वैसे गोल गोल घूम रहा है, बट वो गिर क्यों नहीं रहा है, गिरना चाहिए ना उसको, ज़मीन पे गिर जाना चाहिए, नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है, बिकॉज वो बाइकर का जो टायर है ना वो वॉल के साथ क्या हो रहा है, घिस रहा है। ठीक है, तो जनरल लैंग्वेज में मैंने बोल दिया घिस रहा है, मतलब क्या होता है कि इसके साथ कांटेक्ट में, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस, फ्रिक्शन विल अकर। बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो आप। ठीक है, फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल, पढ़ा है आपने 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड जब भी आया होगा। सो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि whenever there is a relative motion between two surfaces, friction will occur and this friction will be in opposite direction to that of relative motion। ये जो फ्रिक्शन होगा वो रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पर वेट नीचे जा रहा है ना, तो उसको बैलेंस कौन कर रहा है, स्मॉल f, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि ऊपर की तरफ होगा। कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। अच्छा, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है फोर्स, इट इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, बिकॉज दिस नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ लिख ले रहा हूँ, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक,
ये इक्वल हो जाएगा किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से हो रहा है। सो गिव इट इक्वेशन नंबर 1। दूसरी चीज़ आप नोटिस करो, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कैसा होना चाहिए ताकि वो बाइकर गिरे नहीं, वो इस उसके वेट के इक्वल भी होगा तो भी ठीक है, उसको बैलेंस करके रखिएगा, या ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो F होता है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसके वेट से ज़्यादा भी होना चाहिए या इक्वल होगा तो भी ठीक है, तो F इक्वल टू mg। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आप लोग को? यस, ओके। अच्छा, अब आपको पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है, बाइकर को घूमते रहने के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, बाइकर को घूमते रहने के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, जिसे हम लोग क्या चाहिए होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, जिसे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक स्टूडेंट्स, और वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस एन। ठीक, उस एफ मैक्स उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने देखा म्यू एस एन। ये म्यू एस इज व्हाट, म्यू एस इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। ठीक, तो म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है आपको? यस, मैंने लिख लिया यहाँ पे। अच्छा, अभी आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, देखो एफ मैक्स, अभी एफ क्या है, एफ मैक्स क्या है, एफ क्या है, एम जी है, एम एक्स नहीं लिखूँगा तो भी चलेगा, समझ में आया। एफ क्या है, एम जी के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा एम जी। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? सॉरी, ये नहीं लिखना है। देखो अभी स्टूडेंट्स, हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला देख लो, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, तो एफ की वैल्यू क्या है, म्यू एस एन, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा एम जी के। करेक्ट, ये आपने देखा एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, तो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन होगा, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, वो लिख लिया मैंने वहाँ पर। करेक्ट, समझ में आ रहा है? देखो मैंने क्या किया, f इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, तो f क्या था, म्यू एस एन, जो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से बाइक गिरेगा नहीं, बाइकर गिरेगा नहीं बाइक के साथ में। सो और n क्या है, n आपने यहाँ देख लिया इक्वेशन 1 में, ए नॉर्मल रिएक्शन है विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द वॉल, विच इज़ अगेन प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हो गया एम वी स्क्वेयर बाय आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, एम एम कैंसिल। ठीक, वी स्क्वायर यहाँ पे रहने दो, बाकी सबको वहाँ भगा दो, ये हो जाएगा आर जी म्यू एस। दिख रहा है क्या? ठीक, आर जी अपॉन म्यू एस। अच्छा, अब स्टूडेंट्स देखना है कि ये जो है वी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस। ठीक है, सो अगर आपको कितना मैक्सिमम वेलोसिटी हो, ठीक है, क्योंकि देखो उसका भी एक लिमिट होगा, वेलोसिटी का भी एक लिमिट होगा स्टूडेंट्स, है ना। बाइक कितना स्पीड में जा सकता है, 400 मीटर 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं चल सकता, 200 भी वहाँ पर नहीं चलता है। ठीक है, इतना ज़्यादा तो नहीं हो सकता, मतलब कहने का मतलब है कि चाहे वो कार हो चाहे वो बाइक हो, सबकी अपनी एक लिमिटिंग वेलोसिटी होती है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वी मैक्स कितना हो सकता है, इक्वल टू स्क्वायर रूट हटा दो, जब स्क्वायर रूट हट जाएगा तभी तो आपको मैक्सिमम वैल्यूज़ मिलेगी। और वी मिनिमम कितना हो सकता है, स्क्वायर रूट के अंदर यही वैल्यू रहने दो, क्योंकि इससे छोटा तो हो नहीं सकता। और स्क्वायर रूट हटने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो मिनिमम वैल्यू होती है। तो वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी के साथ वो चल सकता है, और मिनिमम वेलोसिटी इतने वेलोसिटी के साथ वो चल सकता है, क्योंकि हर चीज़ वहाँ पर फिक्स है। आप देख सकते हो कोएफिशिएंट फिक्स होता है, रेडियस उस वेल का फिक्स होता है। तो दिस इज़ अ फॉर्मूला फॉर डेप्थ वेल।
तो इसको आप नोट कर स्टूडेंट्स। नाउ वी विल सी द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है कॉनिकल पेंडुलम। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे इसका सेकंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सेकंड, ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन यू विल सी। सो कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है? नॉर्मली पेंडुलम आपने देखा होता है एक बॉब लगा होता है स्ट्रिंग के साथ और वैसे टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। बट कॉनिकल पेंडुलम को आप ऐसे रोटेट करा दो तो आप देखोगे कि वो ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। समझ में आ रहा है आपको? सो देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप एंजॉय भी करोगे। इसमें बॉब लगा हुआ है, ठीक, जिसका मास m है। तो ये कैसा परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ऐसा, तो ये बेस में हो गया। बेस कैसा हो गया? हॉरिजॉन्टल सर्कल हो गया, ठीक। सो देखो यहाँ पे जब कॉनिकल पेंडुलम दिया होता है तो लेंथ ऑफ पेंडुलम विल बी गिवन टू यू विच इज l। वो क्या हो जाएगा? l। एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया होता है, ठीक है, वर्टिकल एंगल दिया हुआ है, वर्टिकल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक, ऊपर जो अटैच है उसके साथ कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा डिग्री दिया हुआ है। एंड रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर ट्रैक दिया है जिसके अलॉन्ग वो सब घूम रहे हैं। तीन चीज़ें गिवन है, ठीक है। सो लेंथ इज गिवन, थीटा इज गिवन एंड रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर ट्रैक इज गिवन टू यू। ओके, नाउ ये जो पेंडुलम है, इस पेंडुलम का जो ये बॉब है, इसका जो मास है दैट इज m। मास इज गिवन टू यू m। वो m मास ऐसे ऐसे घूम रहा है सर्कुलर ट्रैक में। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप देखो तो हियर व्हाट विल आई डू, यहाँ पर देखो अब वो घूम रहा है। अभी आप नोटिस करो, वो घूम रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वो सिर्फ घूम रहा है सर्कुलर ट्रैक में। समझ में आ रहा है? ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, गिर नहीं रहा है, ऊपर ना जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वो सिर्फ अपने एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो मास है इस पॉइंट पर इस बॉब का जो वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। यस, अब व्हाट विल यू डू सी, ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, ठीक है, वो कैसा खिंचा हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर एक टेंशन एक्ट करेगा। एंड टेंशन ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। हम लोग किसी भी चीज़ को जब टांगते हैं, रस्सी खींच रही है, वजन टांग दिया मैंने, तो जो टेंशन एक्ट करेगा इस तरफ करेगा जहाँ से वो टंगा हुआ है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की तरफ। तो यहाँ पे टेंशन एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में t, ठीक है, टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो नाउ वी विल सी दैट ये जो टेंशन है वी विल, क्योंकि ये कैसा है, इंक्लाइंड है, ठीक है, ये कैसा है, इंक्लाइंड है, तो इस टेंशन को वी विल रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स। अब रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स तो आपको आता ही है, क्या करना होता है, ये थीटा है। तो देखो इस टेंशन को हम लोग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। वर्टिकल देखो, ये देखो इसके ये पैरेलल हो गया तो ये अल्टरनेट एंगल बन गया, तो दिस विल बी थीटा, करेक्ट, ये हो गया थीटा। आपको पता है कि ये जो है T टेंशन, इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद दिस बेस, तो ये हो जाएगा T cos थीटा, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा T sin theta. Now this is the component of the tension T sin theta. It is towards the center of rotation, towards the center of rotation, जो ये center of rotation है इसके तरफ है, उसके towards है, और ये कैसा है, vertically upward है, T cos theta. Now forces are acting, पहला Which are the forces acting? सबसे पहली चीज T cos थीटा एक्टिंग, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स टेंशन भी एक तरह का फोर्स ही होता है, तो T cos थीटा एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड एंड इट इज बैलेंसिंग वेट mg। इसका मतलब हो जाएगा T cos थीटा इक्वल टू mg, ठीक, ये पार्ट 1 में हो गया। फिर दूसरा फोर्स क्या है, T sin थीटा, सेकेंड वन इज T sin थीटा
acting towards center of rotation, providing necessary centripetal force, स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो टी साइन थीटा है ये सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रिपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, mv²/r। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। समझा इतना पार्ट आपको? यस। अब व्हाट विल वी डू, अब क्या करना है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देना है। टी साइन, ओके। सो एक काम कीजिए, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ। सो हियर आई विल राइट टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, ठीक, अपॉन करना है इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। यहाँ हो गया mv²/r और टी साइन थीटा इज टी कॉस थीटा इज mg। सो फाइनली ये क्या हो जाएगा, mv², ये पार्ट इसके साथ आ जाएगा, rmg, mm गेट कैंसिल, tt गेट कैंसिल, ठीक है स्टूडेंट्स। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, बट मैं टेन थीटा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, करेक्ट, v²rg। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक, आएगा आपको समझ में, टेंशन मत लीजिए आप। नाउ अच्छा, अभी आप एक हम लोग जो ये कर रहे हैं डिराइव करने के लिए, हियर वी विल डिराइव टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो किस चीज़ के लिए डिराइव कर रहे हैं, डेरिवेशन क्या है, क्या मिलना चाहिए, टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, 2 पाई L cos थीटा अपॉन G, ठीक है। 2t इक्वल टू 2 पाई √L cos थीटा अपॉन G मिलना चाहिए, ठीक है। अभी देखो, सो R यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, R दिख रहा है आपको, नहीं है, नहीं, ठीक है। सो हम लोग R यहाँ पे R हम लोग डिड्यूस कर देंगे। स्टूडेंट्स क्या नहीं चाहिए, R रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशन में देखो G है, वहाँ पर G है। देखो V क्या होता है, R ओमेगा होता है, यू नो V इज़ वॉट, V इटसेल्फ R ओमेगा, तो R ओमेगा का स्क्वायर अपॉन RG, ठीक, समझ में आ रहा है? अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ दिखेगा कि नहीं, यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, ठीक। सो आई विल राइट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा r² ओमेगा का स्क्वायर, ठीक, अपॉन में RG है, R गेट कैंसिल, सो नाउ वी हैव R ओमेगा स्क्वायर अपॉन G, ओके, ठीक है। इतना पार्ट समझा स्टूडेंट्स? नाउ अब ये ट्रायंगल में आ जाओ, बिकॉज वी हैव टू एलिमिनेट दिस R ओमेगा, ठीक है। ओमेगा को हम लोग भी रिप्लेस कर लेंगे बाद में, बट पहले हम लोग को R को वहाँ से हटा देना है, R नहीं चाहिए, एलिमिनेट करना है। सो यहाँ पर देखो इस ट्रायंगल में, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब R अपॉन L। सो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ देख लो आप, साइन थीटा इक्वल टू R अपॉन L। सो R क्या हो जाएगा, R की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे L साइन थीटा। देखो R के प्लेस पे अगर आप L साइन थीटा लिख देते हो, मतलब R एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पर आप एक काम करो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, R की जगह आप लिख लो L साइन थीटा, सॉरी, और यहाँ हो गया ओमेगा स्क्वायर अपॉन G, साइन साइन गायब, ठीक, साइन साइन कैंसिल कर दिया, क्या मिल जाएगा आपको, ये 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक, यहाँ बच गया 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू L ओमेगा का स्क्वायर, L ओमेगा स्क्वायर अपॉन G। यहाँ से आप एक काम करो, डिराइव कर लो ये पार्ट ओमेगा, ठीक। अभी आपको पता है, ये सबको यहाँ पे भेज दो। सो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, G विल गो इन न्यूमरेटर, L कॉस थीटा के साथ आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू G अपॉन L कॉस थीटा। सो ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा वो पार्ट, ठीक, G अपॉन L कॉस थीटा।
स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप सोचोगे सर आपने ओमेगा डिराइव किया है एंड वी रिक्वायर टी। सो आपने सर्कुलर मोशन जो लास्ट ईयर आपने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, वहाँ पे आपने एक रिलेशन देखा होगा, ठीक है। व्हाट वाज दैट रिलेशन? ये देखो यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू 2π/t। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक है। जैसे आप लीनियर वेलोसिटी v देखते हो, लीनियर वेलोसिटी v क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते रहते हो तो एक चक्कर लगाने में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हो? 2πr। और आपको टाइम कितना लगता है? t। टाइम कितना लगता है? t। तो यहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी है उसका एनालॉगस क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। 2πr मतलब सर्कमफेरेंस के टर्म में आप बात कर रहे हो, ठीक है। 2πr मतलब लेंथ के टर्म्स में हो गया, डिस्टेंस के टर्म्स में हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे एंगुलर टर्म चाहिए, तो 2πr को हम लोग एनालॉगस टू 2π। एक चक्कर लगाने में वहाँ पे 2πr लगता है, एक चक्कर लगाने में यहाँ पे एंगल कितना ट्रेस होगा? 2π, 360 डिग्री। टाइम पीरियड सेम है, तो ओमेगा इक्वल टू 2πt। समझ में आया होगा आपको, आई होप। तो देखो इतना पार्ट आपको समझ में आ गया? यस। सो ओमेगा की वैल्यू क्या होगा? 2π/t। 2π/t इक्वल टू रूट के अंदर क्या हो गया? g/L cos थीटा। स्टूडेंट्स हमको t चाहिए, क्या चाहिए? t चाहिए। सो t इधर जाने दो, ये पार्ट इधर आ जाने दो, ठीक। t डिनोमिनेटर में इस तरफ आएगा एंड दिस पार्ट विल कम एंड इन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 2π अपने प्लेस पे ही है, ठीक है। 2π रूट के अंदर L cos थीटा अपॉन g, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? वेरी सिंपल इज दिस। कुछ किया नहीं हम लोग ने। सबसे पहले क्या किया? पेंडुलम वो बॉब घूम रहा है, यहाँ पर हमने देखा उसका मास m है, वेट उसका नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, सो उसको बैलेंस करेगा। वेट को क्या एक्ट करेगा? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन विच इज t cos थीटा। तो t cos थीटा इक्वल टू mg t sin थीटा, जो प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। t sin थीटा इक्वल टू mv²। ये दो चीज़ें आपको आ गई। सिंपली t sin थीटा को t cos थीटा से डिवाइड कर देना है, t कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, और वहाँ पे क्या मिलने वाला है? v² अपॉन rg। v क्या होता है? r ओमेगा होता है, पुट कर दिया, तो विल बी गेटिंग ये पार्ट साइन अपॉन कॉस r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g, ये लिखा पहले। फिर अब आपको एलिमिनेट करना था r, तो आपने क्या देखा कि इस ट्राइंगल के अंदर r क्या है? r क्या है? कैसे मिलेगा? साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो r अपॉन l, r की वैल्यू l साइन थीटा, इसको उठा के मैंने यहाँ पर रख लिया। आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो पार्ट है, ठीक, इसको उठा के यहाँ पर रख लिया, ठीक। L साइन थीटा, साइन साइन गेट कैंसिल, ये पार्ट मिला, ठीक। 1 अपॉन कॉस थीटा L ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। सो ओमेगा को एक तरफ लिख लेना, बाकी सबको एक तरफ। ओमेगा स्क्वायर इज दिस, ओमेगा विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ओमेगा क्या होता है? 2π/t। यहाँ पर आपने देख लिया 2π/t लिख लिया, वी नीड t, यहाँ से t डिराइव कर लिया, हो गया। सिर्फ स्टेप करना है, आपको रटना नहीं है, समझना है, कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। फिजिक्स सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच इज vehicle along a horizontal circular track, ठीक। देखो, जब एक व्हीकल एक सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, ठीक है, कहीं पे आप देखते हो, आप भी ट्रैवल करते हो कि कहीं कहीं पे क्या होता है? टर्निंग होता है, ठीक है, रोड ऐसे घूम जाता है। तो जब आप सपोज़ आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, जब आप टर्निंग होता है, आप स्पीड में चल रहे हो, जब आपको टर्न लेना होता है, सडनली आप जब स्टीयरिंग व्हील घुमाते हो तो आपको लगता है कि एक आउटवर्ड पुल लग रहा है, आपको बाहर की तरफ खींच रहा है ना स्टूडेंट्स? ऐसा लगता है कि एक आउटवर्ड पुल लग रहा है जो आपको बाहर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट, क्योंकि देखो आप उस कार में बैठे हो, देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक, क्योंकि वो कार मोशन में है, कार एक फ्रेम है। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, कार क्या है? एक फ्रेम है, कार मोशन में है, वेलोसिटी है उसकी, वेलोसिटी है, डायरेक्शन बदल रहा है टर्न लेते वक्त,
ठीक है, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है। आप ऐसे फ्रेम में बैठे हो जो नॉन इनर्शियल है, जो कि मोशन में है, कोई भी फ्रेम जो मोशन में होता है वो क्या हो जाता है, एक्सेलरेटेड हो जाता है और वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है। आप उसके अंदर बैठे हो, आप ऑब्जर्वर हो। मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी फ्रेम रोटेटिंग होता है तो वो कैसा हो जाता है, एक्सेलरेटेड हो जाता है, वो नॉन इनर्शियल हो जाता है। और उसमें बैठने वाला क्या फील करता है, कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसीलिए आपको एक फोर्स लग रहा है जो आपको लग रहा है कि आप बाहर की तरफ जा रहे हो स्टूडेंट्स, ठीक है। सो एक सर्कुलर ट्रैक है, आप ऐसा समझ लो, एक सर्कुलर ट्रैक है, आपकी गाड़ी ऐसी है, ठीक, एक व्हीकल v वेलोसिटी के साथ जा रही है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, ठीक है। उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। तो देखो ये कार रोड पर चल रही है, ठीक है। सो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ स्ट्रेट, ठीक। सो इस कार का मास m है सपोज, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। और इस क्योंकि ये एक हॉरिजेंटल रोड पे चल रही है तो दैट हॉरिजेंटल रोड क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा विच विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द रोड, मतलब इसके सरफेस पे प्रोवाइड करेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ओके, सो व्हीकल अलोंग अ हॉरिजेंटल सर्कुलर ट्रैक। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट आर द फोर्सेस, हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन कार। क्या क्या फोर्स एक्ट होगा स्टूडेंट्स, ठीक, क्या क्या एक्ट होगा, उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, वेट mg, ठीक, एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक स्टूडेंट्स। फिर दूसरा फोर्स क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, n मतलब नॉर्मल रिएक्शन will act perpendicular to the surface of the road, perpendicular to the surface of road। तीसरा फोर्स कौन सा होता है स्टूडेंट्स, जो तीसरा फोर्स है द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेन एवर देर इज़ द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस, आप कार चल रही है तो उसके टायर और सड़क के बीच में, रोड के बीच में क्या होगा, एक फ्रिक्शन होगा कि वेन एवर देर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस, सो फ्रिक्शन विल अकर, ठीक है। सो द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, जो बिटवीन टायर एंड रोड होगा, वो क्या करेगा, इट प्रिवेंट द व्हीकल फ्रॉम आउटवर्ड स्किडिंग, आउटवर्ड स्किडिंग बोलो या फिर आउटवर्ड स्लिपिंग बोलो, ठीक, स्लिपिंग भी वही सेम ही होता है। समझ में आ रहा है आपको? यस। और लास्ट वन इज व्हाट, क्या होता है कि दिस इज द नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज द नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ना, द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यही आपको क्या प्रोवाइड करता है, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस इज द नेट सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ओके, सो आप इतना कॉपी कर लीजिए पहले। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अभी आगे का देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब आपने देखा कि जो वेट है इट इज़ बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। सो n इज़ बैलेंसिंग दिस mg,
गिव इट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्योंकि उसका वेट नीचे की तरफ है और नॉर्मल रिएक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये बैलेंस करेगा। सेकेंड थिंग आपने क्या देखा कि जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, जिसको हम लोग स्मॉल एफ बोलते हैं, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो क्या कर रहा है, वो एक नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, mv²/r स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, वी नो दैट फॉर अ गिवन ट्रैक, अगर ये जो रास्ता है, जो ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, r इज कांस्टेंट, बदलेगा नहीं ना, आज आप गए कल मैं जाऊंगा, रेडियस ऑफ उतना ही रहने वाला है क्योंकि वो ट्रैक फिक्स है, ओके। एंड फॉर अ गिवन व्हीकल, अगर आप कोई भी कार ले जा रहे हो, आपकी वही कार है, आप रोज रोज तो बदलोगे नहीं, इतने तो कार बदलने के अंबानी तो है नहीं हम लोग की रोज़ एक एक कार बदलें, ठीक है, तो एक कार जो भी है, हम गरीब आदमी, वो एक कार से रोज जाएंगे, ठीक है। सो फॉर अ गिवन व्हीकल n = mg, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वेट उस कार का उतना ही रहने वाला है ना, कैसा तो नहीं है कि डाइटिंग पे निकली है कार, 4 राउंड लगाए तो वेट कम हो जाए कार का, नहीं नहीं, ठीक। सो देखो फॉर अ गिवन व्हीकल उसका वेट भी कांस्टेंट होगा, वेट कांस्टेंट है तो नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स एक्ट करेगा वो भी कांस्टेंट होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो अच्छा, अभी नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, 2 को 1 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक, F/n इक्वेशन 2 / 1, ठीक। सो mv²/r, और इसको डिवाइड करेंगे mg से, तो mg भी नीचे आ जाने वाला है, mm गेट कैंसिल, सो वी हैव v²/rg स्टूडेंट्स, ठीक, ये हम लोग ने लिख लिया, ठीक। इसको एज इट इज रख लेते हैं, तो क्या मिला f, ठीक है, दिस इज द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू वी हैव v²/rg। अच्छा, अभी आप नोटिस करना कि अगर हम लोग स्पीड बढ़ाते जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा। इफ वी इंक्रीज velocity, so force of static friction will increase, वो भी बढ़ेगा, ठीक, बट कब तक बढ़ेगा, ठीक है, कब तक बढ़ेगा, आप एक लिमिटिंग, आप स्पीड बढ़ा रहे हो, फ्रिक्शन बढ़ रहा है, लेकिन कब तक, एक लिमिट तक ही तो बढ़ेगा ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, ठीक है, वो भी मैक्सिमम स्पीड के लिए, क्योंकि स्पीड बढ़ा रहे हो तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, बट एक लिमिट तक ही बढ़ेगा, ठीक है। आप स्पीड को ऐसा पता चला बहुत ज़्यादा ले जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तब वो फ्रिक्शन वहाँ पे काम नहीं करेगा स्टूडेंट्स, याद रखना। सो इसीलिए मैक्सिमम फ्रिक्शन, या फिर उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, फ्रिक्शन, उसका फॉर्मूला अपने पास होता है F max इज μs(n), ठीक, वेयर μs क्या है, मैंने आपको लिखाया था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, μs इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। सो यहाँ F max इज μs(n), सो हम लोग क्या करते हैं, F max अपॉन n इक्वल टू क्या हो जाएगा, μs, लिख लिया, ठीक है। अभी मैंने आपको लिखा यहाँ पर बताया कि जब हम लोग वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, तो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो सकता है, ठीक है। सो F max फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो हो रहा है μs(n) हो गया, तो F max ये n को यहाँ लाओ, अपॉन n इक्वल टू μs हो गया, ठीक है। सो अब ये फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, सो F max अपॉन n इक्वल टू क्या है, μs है। अब यहाँ पे नोटिस करो, F max अपॉन n क्या हो गया, μs हो गया, बट ये किसके इक्वल है, ये पार्ट किसके इक्वल है, v²/rg के। जब नॉर्मल फ्रिक्शन है तो नॉर्मल वेलोसिटी, मतलब इस वेलोसिटी के लिए ये फ्रिक्शन है, लेकिन मैक्सिमम फ्रिक्शन कब मिलेगा, जब वेलोसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम। तो यहाँ पे डायरेक्टली भी लिखेंगे v max²/rg, समझ में आया स्टूडेंट्स, ओके। सो अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, ये देख लो, ठीक। सो विल राइट v max² इक्वल टू क्या होगा, μs(rg), सो v max इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर
म्यू एस आर जी, ये हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द मैक्स। इतनी वेलोसिटी के साथ आप उस पर चल सकते हो, इससे ज़्यादा मत जाना। ठीक है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, फ्रिक्शन भी आपको बचा नहीं पाएगा। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए।